Okay, Assalamu alaikum and welcome to this class once again. Yesterday we have discussed the basic security fundamentals and we have discussed the different methods of breaching the security and the like stuff. Now we are going to discuss the access attacks and their mitigation. ठीक Okay. यस Okay. कहता है एक्सेस अटैक में मेन पर्पस ऑफ एक्सेस अटैक ऑन द नेटवर्क और सिस्टम is to retrieve data, is to gain the access, is to escalate access privileges. कोई भी हैकर अटैकर अगर किसी नेटवर्क के ऊपर अटैक या उसको हैक करने की कोशिश करता है तो कहता है मुमकिन तौर पे उसके इंटेंशन या उसका इरादा क्या हो सकता है, डेटा कॉपी करने का हो सकता है, वो उस मशीन या उस नेटवर्क या उस डिवाइस का कंट्रोल गेन करना चाह रहा है ताकि वो उसको अपनी मर्जी से ड्राइव कर सके, या फिर एस्केलेट प्रिविलेजेस, उसके प्रिविलेजेस को एस्केलेट करने के लिए वो हैक या अटैक करता है। अब ये इनमें से कोई भी एक्टिविटी अगर उसने करनी है तो मुमकिन तौर पे ये काम कैसे करेगा? मैं कहता हूँ सबसे कॉमन जो अटैक है दैट इज पासवर्ड अटैक। Hackers can implement password attack by using several methods like brute force attack. Brute force का मतलब होता है by force, combinational attack. जैसे डिफरेंट मूवीज में दिखाते हैं कि अगर किसी मशीन को हैक या अटैक किया जाता है तो उससे रिलेटेड पर्सन की पर्सनालिटी को ऑब्जर्व किया जाता है कि ये मशीन किससे बिलोंग करती है। ठीक एक मिनट। जी, तो हम बात करने लगे थे ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक का मतलब होता है यस सर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करना। ठीक लाइक 0 से लेके 9 तक नंबर्स हैं, तो ठीक यूजर है 0 को ट्राई करता है, फिर डबल 0 को, फिर ट्रिपल 0, फिर 0, इसी तरह 8 टाइम जीरो, फिर 0 0 0 0 1, फिर 2 3 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं जो ट्राई किए जाते हैं, उसे ब्रूट फोर्स अटैक ठीक कहते हैं।
ये पासवर्ड गेस करने ठीक। का एक मैकेनिज्म होता है, जिसके लिए मैंने कहा कि आप जिस टारगेट को आपने सिलेक्ट किया है उस टारगेट पर्सनैलिटी को देखते हुए आप पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मैं अक्सर एमए की क्लास में बताता हूँ, एमए सिक्योरिटी की क्लास सब इन कैंपस होती है, कि लोग नॉर्मली हमारे यहाँ जो इंटरनेशनली नहीं अपनी लोकल कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, कि लोग नॉर्मली पासवर्ड उसका रखते हैं जिस किसी से बंदा हर्ट हुआ होता है। आई बिलीव कि ठीक। आपको समझ आ रही है, तो उसका नाम जो होता है वो पासवर्ड बन जाता है। वो ठीक है। अगले 2-3 क्लासों के अंदर किसी ना किसी की शिकायत होती है, सर वो मेरा पासवर्ड ब्रेक हो गया, मेरा पासवर्ड हैक हो गया, करते हैं मर गए हैं। ठीक। तो ये अगले की पर्सनालिटी को देखते हुए पासवर्ड को गेस किया जा सकता है। ट्रोजन प्रोग्राम्स मल्टीपल ठीक। टाइम ऐसे होता है कि आप वेबसाइट्स ओपन करते हैं तो उनके ऊपर डिफरेंट स्माइलीज आती हैं। स्माइली यस सर। एक्चुअली वो स्माइली फेस नहीं होता, वो एक वायरस जी। या वर्म होता है जो दिखने में एक स्माइली है लेकिन उसके अंदर वायरस या कोई ऐसी चीज होती है। कहते हैं ट्रोजन प्रोग्राम से आप उसको एंटर होते हुए कहेंगे कि मैं मतलब एक बड़ा डिसेंट काम करने लगा हूं, लेकिन एक्चुअली जब आप एंटर हो जाते हैं तो फिर आप एक्सप्लॉइट करते हैं उसको। जो भी आप हाँ। कोड लेके जाते हैं उसको ओपन करते हैं तो उसके अंदर से कोई ऐसी चीज निकलती है जिससे आप उस नेटवर्क को हैक कर सकते हैं। आईपी स्पूफिंग ठीक। हमने लास्ट डे डिस्कस किया था कि अब नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी डिफाइन करते हैं कि कौन से यूजर विद इन द कैंपस एक्सेस करेंगे और कौन से यूजर इंटरनेट से एक्सेस करेंगे। तो जो भी यस इंटरनेट सर। से एक्सेस करेगा उसको हम अपने नेटवर्क के अंदर अपनी पैरीमीटर एज डिवाइस के ऊपर एक रूल डिफाइन करते हैं कि इंटरनेट से सिर्फ इन 4 आईपी एड्रेसेस को एंटर होने दो फॉर एग्जांपल। तो अगर हैकर या अटैकर उन 4 में से कोई सा एक आईपी एड्रेस लिखता है अपनी मशीन का और आपके नेटवर्क में एंटर होने की कोशिश करेगा तो बड़े आराम से वो एंटर हो सकता है, यानी वो आईपी एड्रेस को फॉल्सिफाई करके एंटर हो सकता है। यस सर। पैकेट स्निफर या फिर आप कैप्चर करके पासवर्ड को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक। अब इन अटैक से प्रिवेंट कैसे करना है? कहता है डू नॉट अलाउ यूजर टू हैव सेम पासवर्ड ऑन मल्टीपल सिस्टम्स। सबसे पहले तो आप पासवर्ड हर किसी का यूनिक रखें और उसके बाद डिसेबल अकाउंट आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल लॉगिन अटेम्प्ट्स। अगर कोई यूजर 2 से ज्यादा दफा फेल्ड अटेम्प्ट करता है, गलत यूजर ने पासवर्ड लिखता है, उसको 2 घंटे के लिए ब्लॉक कर दो। यस सर। डू नॉट यूज प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड, क्रिप्टोग्राफिक पासवर्ड इज रिकमेंडेड। आप प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड यूज ना करें, क्रिप्टोग्राफिक हिडन ठीक। पासवर्ड होने चाहिए। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। Strong passwords are at least 8 characters long and contain uppercase, lowercase, numbers and special characters. यस सर। Force periodic password changes. पासवर्ड को मल्टीपल टाइम आप चेंज करें वीकली बेसिस पे या उसको एवरी 15 डेज या मंथली बेसिस पे, जो भी आपकी पॉलिसी है उसके मुताबिक उसको चेंज करते रहें, ताकि कोई भी अगर वो रैकी करता है तो जब तक वो रैकी करे तब तक आप पासवर्ड चेंज कर चुके। यस सर। ट्रस्ट एक्सप्लॉइटेशन। A hacker leverages existing trust relationship. Normally दो different OSs के दरमियान यानी दो different environments के दरमियान ट्रस्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे विंडोज एनवायरनमेंट और लाइनक्स का एनवायरनमेंट, दो मशीन्स हैं, एक सिस्टम विंडोज का है और एक लाइनक्स का है, तो ये दोनों मशीन आपस में बाय डिफॉल्ट बात नहीं कर सकती क्योंकि दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट है। तो दोनों में कम्युनिकेशन के लिए या सेम सर्विसेज को शेयर करने के लिए ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। तो कहता है कि अगर कोई यूजर ट्रस्ट रिलेशनशिप को कंप्रोमाइज कर दे तो फिर आपके नेटवर्क के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि नॉर्मली हम नेटवर्क के अंदर फायरवॉल लगाते हैं और फायरवॉल के अंदर हम डिफरेंट जोन्स बनाते हैं, लाइक लोकल जोन, इंटरनेट का जोन, सर्वर्स का जोन। जो लोकल जोन होता है वो मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड जोन होता है, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी उसके ऊपर होती है। अच्छा। जो इंटरनेट का जोन होता है उसके ऊपर सबसे कम या 0% सिक्योरिटी होती है।
और जो DMZ सर्वर का जोन होता है उसके ऊपर मिडिल लेवल की सिक्योरिटी होती है, सेमी सिक्योर। यानी उसको अंदर वाले यूजर एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट वाले एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर कोई यूजर इंटरनेट से सर्वर को एक्सेस कर ले तो सर्वर से वो आपके अंदर के नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है। कहता है सिस्टम ऑन आउटसाइड ऑफ a firewall should never be absolutely trusted by systems on the inside of a firewall. इंटरनेट के यूजर फायरवॉल के ऊपर ट्रस्टेड नहीं होने चाहिए, और इन केस अगर आपको ऐसा काम करना पड़ता है तो कहता है सच ट्रस्ट should be limited to specific protocols and should be validated by something other than IP address where possible. पहले तो कहता है कि सबसे पहले आप ट्रस्ट रिलेशनशिप को लिमिटेड करें, हर चीज की इजाजत ना दें, कुछ मखसूस चीजें अलाउ करें, और उसके बाद उसके ऊपर ऑथेंटिकेशन भी लगाएं ताकि अगर वो आने वाला आईपी चेंज करके आता है तो उसके पास पासवर्ड भी हो। इसी तरह से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है पोर्ट रीडायरेक्शन। अगर सेमी सिक्योर नेटवर्क आपका कंप्रोमाइज होता है तो उससे यूजर अंदर के नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है। देखिए, मैन इन द मिडल अटैक्स, जैसा कि हमने लास्ट डे में डिस्कस किया था कि अगर कोई यूजर आपकी ट्रैफिक स्निफ करता है तो स्निफ करके वो उसको क्राफ्ट करेगा और क्राफ्ट करके वो उसको इंप्लीमेंट कर सकता है। कहता है कि मैन इन द मिडल अटैक करने का जो पर्पस है वो थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, हाईजैकिंग ऑफ ऑनगोइंग सेशन या ट्रैफिक एनालिसिस, डॉस का अटैक क्रिएट करना, ट्रांसमिटेड डेटा को हाईजैक करना या उसको इंटरप्ट कर देना, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन इनटू द नेटवर्क सेशन, उसके अंदर कुछ चीजें ऐड, रिमूव या मॉडिफाई कर देना। सर ये जो डॉस का अटैक होता है ये क्या डीओएस अटैक जो होता है? जी दोबारा बोलिएगा। सर मैं कह रहा हूँ ये जो डॉस का अटैक होता है ये क्या होता है? आपकी आवाज डॉस का अटैक कट रही है, वंस अगेन कोशिश करना। सर ये जो डॉस का अटैक होता है, डॉस का, जी जी, ये क्या होता है? डॉस कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस। जी, डॉस का मतलब है डिनाइल ऑफ सर्विस, कि किसी भी टारगेट को इतना बेबस कर देना कि वो सर्विसेज देने से इनकार कर दे। फॉर एग्जांपल, अगर होस्ट ए इस डायग्राम के अंदर आपका एक वेब सर्वर है, होस्ट बी इज एन अटैकर, ये अटैकर उस होस्ट ए के ऊपर इतनी ज्यादा ट्रैफिक सेंड करता है बल्क में कि आपका सिस्टम बेचारा बड़ी मुश्किल से सिर्फ इसको प्रोसेस करता है, इसके अलावा को अगर इसके ऊपर आता है तो ये उसे कहता नहीं यार मैं बिजी हूं, मैं सर्विसेज नहीं दे सकता। दैट इज डॉस। डॉस अटैक। ठीक। Man in the middle attacks can be effectively mitigated only through the use of cryptography. जब हमने एनक्रिप्शन डिस्कस की थी, मैन इन द मिडल अटैक को प्रिवेंट करने के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं। ठीक। ये नहीं, आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसने नेक्स्ट स्लाइड डिनाइल ऑफ सर्विस की रखी है। Denial of service attack occurs when an intruder attacks your network in a way that damages or corrupts your computer system or denies you and other access to your network systems or services. आप चाहे वो आपको सर्विस की एक्सेस ही ना दे, that is denial of service. कहता है किस तरह से होती है आईपी स्पूफिंग से, लाइन बड़ी पढ़ने वाली है। Second point, two general techniques are used during IP spoofing. A hacker uses an IP address that is within the range of trusted IP addresses.
वही कि वो अपना आईपी उस रेंज का रख लेता है जो फायरवॉल या आपकी पेरीमीटर एज डिवाइस के ऊपर अलाउड है। ठीक है। A hacker uses an authorized external IP address that is trusted. Here are uses of IP spoofing. IP spoofing is usually limited to the injection of malicious data or commands into an existing stream of data. उसके अंदर कुछ चीजें वायरस वर्म या ऐसी चीजें ऐड कर देते हैं। If a hacker changes the routing table to point to the spoofed IP address, then the hacker can then receive all the network packets that are addressed to the spoofed address and reply just as an trusted user can. वही man in the middle type वो बात कर रहा है कि अगर IP चेंज करके वो कहता है कि मैं तुम्हारा गेट पे हूँ, सारी ट्रैफिक उसके पास आना शुरू होती है। जी। इससे बचना कैसे है? ACL लगा दे, ठीक है? ओके। और इससे भी जो इफेक्टिव सबसे बेहतर तरीका दैट इज RFC 2827 फिल्टरिंग। ये RFC क्या है? कहता है प्रिवेंट एनी आउटबाउंड ट्रैफिक ऑन योर नेटवर्क दैट डज नॉट हैव अ सोर्स एड्रेस इन योर ऑर्गेनाइजेशंस ओन IP एड्रेस रेंज। इसका मतलब है जो यूजर अंदर से बाहर जाएगा सिर्फ वही वापस आ सकता है। डायरेक्ट इंटरनेट से आने वाला यूजर वापस इंटरनेट से आपके नेटवर्क के अंदर एंटर नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। कहता है रिक्वायर्ड एडिशनल ऑथेंटिकेशन दैट डज नॉट यूज IP बेस्ड ऑथेंटिकेशन। एग्जांपल ऑफ दिस टेक्निक इंक्लूड द फॉलोइंग: क्रिप्टोग्राफी, स्ट्रॉन्ग और टू फैक्टर और वन टाइम पासवर्ड। ठीक है। DOS and DDoS. DOS attack focus on making a service unavailable for normal use. They have the following characteristics. Differ from most other attacks because they generally not targeted at gaining access to your network or information or your network. कहता है इसका मकसद एक्सेस लेना, डेटा कॉपी करना, ये ऐसी चीजें नहीं है। इसका काम बस उसको एंजॉय करना है कि अगला मजबूर हो गया, ये एंजॉय करेगा। ठीक है। सही। रिक्वायर वेरी लिटिल एफर्ट टू एग्जीक्यूट। इसको लॉन्च करना बड़ा आसान है। सही। मतलब अगर आप किसी का ध्यान अपनी तरफ मतवज्जो कर लेते हैं तो डॉस खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। आप कंटिन्यूसली एक मशीन को पिंग करना शुरू कर दें, बड़े साइज के पिंग करना शुरू कर दें, तो वो प्रोसेस करके रिप्लाई करेगा ना, मशीन एंगेज हो जाएगी। यस सर। यस सर। आर अमंग द मोस्ट डिफिकल्ट टू कंप्लीटली एलिमिनेट। ये ऐसा घटिया अटैक है कि इसको 100% खत्म करना प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल है। यस सर। एक कॉल आ रही सर, मैं ले लूं? जी जी श्योर। DOS and DDoS attack mitigation कैसे रोकेंगे? The threat of DOS attack can be reduced by 3 methods. Eliminated नहीं कह रहा, reduced. Anti-spoofing और anti-DOS feature install करें। जो efficient way है that is traffic rate limiting, कि किसी भी सर्विस या किसी भी IP एड्रेस को आप रिसोर्सेज एलोकेट कर दें। कोई भी यूजर जो नेटवर्क सर्विस को या नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक सेंड करेगा उसको इतने % ऑफ द लिंक एलोकेट किए जाएंगे, इससे ज्यादा उसको मिलेगा ही। यानी उसको 2 पैकेट्स पर सेकंड मिलेगा। ठीक है। तीसरा पैकेट आएगा वो पाइप में एंटर ही नहीं हो सकता। ठीक। ठीक है। तो उससे डॉस को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक। उसके बाद है वायरस, वर्म एंड ट्रोजन प्रोग्राम्स और उनकी मिटिगेशन। वर्म कहते हैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट कोड होता है जो आर्बिट्रेरी होता है। सर ये जो
मिटिगेट करने का बता रहे थे, ये स्टॉर्म कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है उसी तरीके से हम ट्रैफिक को कंट्रोल ये करेंगे। स्टॉर्म कंट्रोल जिसे कहते हैं, बिल्कुल। यस सर, ठीक। जो डॉस है वो, इनफैक्ट मैंने कहा कि अगर हैवी साइज की पिंग भेजेंगे तो उसे फ्लड कहते हैं ना, कंटिन्यूस ट्रैफिक भेज दें, यस तो फ्लड को सर, यस सर, इनफैक्ट स्टॉर्म कहते हैं। यस सर, तो उसको रोकने का यही तरीका है ठीक। जी। उसके बाद है वर्म एग्जीक्यूट्स आर्बिट्रेरी कोड। वर्म एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो टाइम के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है। जैसे इसकी बड़ी देसी एग्जांपल समझने के लिए, गांव में अभी कभी आप रहे हो, कभी आना जाना हुआ हो, मैं इनफैक्ट चूंकि गांव यस से सर, बिलोंग करता हूं तो मुझे थोड़ा सा अच्छा आइडिया है उसका। गांव में ये यस वैसे सर, भी आप देखते होंगे कि शाम को अक्सर घरों में दूध को दही जमाने के लिए रखा जाता है। बिल्कुल सर। उसके अंदर थोड़ा सा दही या लस्सी मिलाते हैं, तो सुबह तक जी कुछ सर, घंटे गुजरने के बाद वो सारा दूध उसके जैसा हो जाता है। सही। उसके अंदर इनफैक्ट वो जो बैक्टीरियाज या वर्म्स होते हैं, वो जो थोड़ा सा आप मिलाते हैं, वो खुद को इतना ब्रेक करता है, इतनी कॉपीज जनरेट करता है कि वो एक्चुअल को अपने जैसा कर लेता है। ठीक है। ठीक है, उसे कहते हैं वो वर्म है। इस तरह कंप्यूटर के अंदर अगर वर्म की एक कॉपी ऐड होती है तो वो टाइम के साथ एसोसिएटेड होती है। फॉर एग्जांपल, हर 4 घंटे के बाद एक कॉपी जनरेट करनी। ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वो आपके प्रोसेसर को एंगेज करता जाएगा, नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज करते हुए। जितनी नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ती ठीक। चली जाएंगी उतना प्रोसेसर आपका एंगेज होता रहेगा। सही सही। सेकंड है वायरस। वायरस एक मलिशियस सॉफ्टवेयर है दैट attached to an other program to execute a particular unwanted function on a user workstation। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो यूजर के एग्जी फाइल के साथ, किसी भी सॉफ्टवेयर की एग्जी फाइल के साथ अटैच होता है, ठीक है। और जब वो एग्जी फाइल आप रन करेंगे यस सर। तो वायरस ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, और जितनी दफा आप ये काम करते जाएंगे उतनी दफा वायरस की कॉपीज जनरेट करता जाएगा। ठीक है। यस सर। और उसके बाद है ट्रोजन प्रोग्राम। कहता है ट्रोजन प्रोग्राम नॉर्मल सॉफ्टवेयर या बाकी चीजों से थोड़ा सा डिफर करता है। ये दिखने में ओरिजिनल के जैसा होता है, लेकिन एक्चुअली ये एक अनवांटेड सॉफ्टवेयर होता है। यस। ये है वर्म, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, अभी अपडेट होता है। यस सर। इन वो खुद को ऐसे ब्रेकअप करता है कि वो अपनी कॉपीज जनरेट करता चला जाता है। ठीक है। जी, वर्म अटैक से मिटिगेट कैसे करना है, ये इसको रिड्यूस कैसे करना है। कहता है सबसे पहले कंटेनमेंट। कंटेन द वर्म इनसाइड योर नेटवर्क एंड विद इन योर नेटवर्क यस। compartmentalize parts of your network that have not been infected। यानी अफेक्टेड और नॉन अफेक्टिव को अलग अलग कर दें। उसके बाद है इनॉकुलेशन। इनॉकुलेशन का मतलब है स्टार्ट पैचिंग ऑल सिस्टम्स एंड इफ पॉसिबल स्कैन फॉर वल्नरेबिलिटी सिस्टम्स। कि जिसको आपने अलग किया है इन्फेक्टेड सिस्टम्स को, उन इन्फेक्टेड सिस्टम्स को स्कैन करें या उनको ट्रबल शूट करने की कोशिश करें। थर्ड है क्वारंटाइन। ट्रैक डाउन ईच इन्फेक्टेड मशीन inside your network, disconnect, remove or block infected machines from the network। ठीक। ठीक है। उसके बाद है ट्रीटमेंट। क्लीन एंड पैच ईच इन्फेक्टेड सिस्टम। ठीक है।
कहता है some worms may require complete core system reinstallation. Sometime आपको पूरा सिस्टम रीइंस्टॉल करना पड़ सकता है, ठीक है। ये तो लास्ट ऑप्शन होगा कि फुल फ्लैज फॉर्मेट। उसको आपने मुकम्मल स्क्रैच से रीइंस्टॉल करना है, उसको फॉर्मेट करके नए सिरे से इंस्टॉल करना है। यस सर, यस सर, ओके सर। वायरस से कैसे बचना है, एक ही तरीका है, उसके एंटीवायरस इंस्टॉल करें और आप अपडेटेड रहें। सर ये एंटीवायरस तो जैसे पिंग आप बता रहे थे, तो ये तो इसको भी ट्रैक करता है ना, जो हैवी लोड हम पिंग में ये डालें। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। राइट, जी चलें। यस सर। इसके बाद है सबसे फेमस चीजें जिनसे आपका वासा डेली रूटीन लाइफ में पड़ेगा, एप्लीकेशन लेयर अटैक्स। Application layer attacks have following characteristics: exploit well-known weaknesses, such as those in protocols that are intrinsic to an application or system. For example, send email, HTTP, FTP, यानी well-known ports को hit किया जाता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि HTTP, Telnet, FTP ये प्लेन टेक्स्ट में कम्युनिकेट करते हैं, तो उसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसको यूज किया जा सकता है या मिस यूज किया जा सकता है। ऑफन यूज ports that are allowed through a firewall. For example, TCP का port number 80 used in an attack against a web server behind a firewall. बाहर से पोर्ट नंबर 80 पे यूजर एंटर होने की कोशिश करता है, ठीक है, और वो एंटर होता है आपके नेटवर्क के ऊपर, बाकी मशीन्स को वो एक्सेस कर सकता है। वो कहते हैं एप्लीकेशन लेयर अटैक्स कैन नेवर बी completely eliminated because new vulnerabilities are always being discovered. कोई ना कोई चीज ऐसी निकल आती है जिसे हम बैकडोर या वो ऐसी चीज कह सकते हैं। एप्लीकेशन लेयर अटैक से कैसे बचना है? आईडीएस को इंस्टॉल करें, हिप्स को इंस्टॉल करें। हिप्स कहते हैं होस्ट बेस्ड आईपीएस, होस्ट बेस्ड आईपीएस। यस सर, सिस्टम लेवल पे जो एंटीवायरस के अंदर होता है। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो इंस्टॉल करें, उसको स्कैन करें वल्नरेबिलिटी के लिए, वेंडर की वेबसाइट पे जाके देखें कि उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या खामियां हैं, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करें। ठीक। मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, configuration management protocol include SSH, SSL, Telnet and so on. Telnet issues include the following. इन protocols के अंदर problems क्या है? कहता है data within a Telnet session is sent as clear text and may be intercepted by anyone with the packet sniffer located along the data path between device and the management server. कोई भी यूजर डेटा स्निफ करके उसको मैनिपुलेट कर सकता है। The data may include sensitive information such as the configuration of device itself, password and so on. उसको कैप्चर करके कोई भी बंदा ऑपरेट कर सकता है। कहता है इसको कैसे प्रिवेंट करें? यूज IPsec यानी VPN, SSH, SSL यानी क्रिप्टोग्राफी और एनी अदर एनक्रिप्टेड एंड ऑथेंटिकेटेड ट्रांसपोर्ट। ACLs को यूज करें। SSL भी जो है ना, सॉरी सर, ये SSL भी जो है ना, ये भी एक क्रिप्टोग्राफी यानी कोई टनल ही है या क्या? जी, SSL, SSH, IPsec ये तीनों एनक्रिप्टेड डेटा ट्रांसपोर्ट करते हैं। यस सर, SSH तो सेम लाइक टेलनेट जैसे सिक्योर शेल है, तो ये SSL सेम थिंग ही है। जी बिल्कुल, SSL जो है इसे कहते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर, ओके सर, ठीक है। जो आप HTTPS लिखते हैं ना, यस सर, वो एक्चुअली HTTPS SSL को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक 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 443 पोर्ट नंबर 443 पे। यस सर ओके कहता है ACL should be configured to allow only management server to connect to the device. All attempts from other IP addresses should be denied and logged. कहते हैं कि आप वो एक लिस्ट लगा दें, उस लिस्ट में सिर्फ उसका आईपी डालें जो ट्रस्टेड यूजर है, ठीक है बाकी सबको डिनाई कर दें। ठीक RFC 2827 अप्लाई कर दें, वही अंदर से बाहर जाने वाला यूजर ही वापस आ सकते हैं। ठीक अब देखें, कहता है the following management protocol can be compromised: SNMP, syslog, TFTP, NTP। ये ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो प्लेन टेक्स्ट में डेटा सेंड करते हैं। यस सर और इन तमाम का हल क्या है? क्रिप्टोग्राफी। VPN की टनल को यूज करें इन प्रोटोकॉल्स को ठीक है यूज करते हुए। ठीक है, ठीक यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएंगे। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सर वो RFC को भी सीखा है, नई चीज जो सीखी है काफी। हाँ, RFC कहते हैं रिकमेंड फॉर कमेंट। रेकमेंड फॉर कमेंट्स सर यस, वो एक RFC जो है इसका मतलब होता है कि एक रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं रेडियो फ्रीक्वेंसी ये होता है रिकमेंड फॉर कमेंट। ये असल में एक किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशंस होती हैं, उन डिस्कशन को कंक्लूड करके एक रिपोर्ट बनाई जाती है और उसको पब्लिश कर दिया जाता है। अब उसकी रोशनी में इंस्ट्रक्शंस बनाई जाती हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इसने ये अच्छी बात बताई उसने वो अच्छी बात बनाई, उसमें आप चाहे तो गाइड करवा सकते हैं। यस नहीं सर मैंने कहा ये माशाल्लाह RFC सीखा, सिक्योर सॉकेट लेयर के ऊपर जो है ना HTTPS है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज को थोड़ा सा डिस्कस हो गया। अच्छा माशाल्लाह, और इंटरनेट की सिक्योरिटी 0 लेवल पे रख रहे हैं हम, यानी ये तो सिक्योरिटी और इन डिटेल अभी लैब जब हम स्टार्ट करेंगे तब ज्यादा एंजॉय करेंगे। यस सर तो यहाँ तक कोई और क्वेश्चन है तो बताइए। नहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए, अगर कोई होस्ट बेस्ड क्वेश्चन आईपीज और यस सर बिल्कुल अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो लेट इट बी ऑन नेक्स्ट डे। हम लैब से स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। मजीद इसके अंदर थ्योरीज रन टाइम पे होंगी, टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन होगी, जनरल थ्योरी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये इतना ही है इंट्रोडक्शन। ठीक है सर। तो सर काइंडली अगर टाइम मिलेगा तो आप यस सर अभी मेरे पास 2 घंटे होंगे, मैं इंशाल्लाह बहुत से लोगों की पेंडिंग वो क्यूरीज हैं मैं अभी रिजॉल्व करूंगा। तो ठीक है सर। उसमें ये और सर ASA वगैरह चाहिए आपको इसके लिए? हमें जो कुछ भी चाहिए होगा वो आपको आपके सिस्टम पे मिल जाएगा, वरी ना करें। अच्छा अब देखते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक चलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं।